हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रोजर नज़ीर है और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो गेस्ट हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो कैसे जो है हंगरी, अगर आप पाकिस्तान से यूरोप में आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं हंगरी के अंदर स्पेसिफिकली। फर्दर जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप यूरोप के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ये वो यूरोप के अंदर अगर आपने वर्क परमिट पे हैं तो आप यूरोप के अंदर दूसरी यूरोपियन कंट्री में कैसे मूव कर सकते हैं, जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या ट्रिक्स होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। जो बच्चे जो है इंटरव्यू जॉब के लिए देना चाहते हैं, एम्बेसीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं। सो नेल्सन के बारे में आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपने पार्ट 1 अगर मिस किया तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर नहीं देखा तो मैं फिर भी आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि नेल्सन जो है ये इसने जो है हंगरी से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, पाकिस्तान से सेंटर किया, हंगरी से बैचलर्स किया और उसके बाद इसने जो है वहाँ पे अपना वर्क परमिट लिया हंगरी के अंदर और फिर वहाँ पे इसने जो है नॉर्वे के अंदर वर्क परमिट जॉब फाइंड की और फिर हंगरी से नॉर्वे में जो है वर्क परमिट स्किल वीज़ा लिया और अभी ये जो नॉर्वे में स्किल वीज़े पे है। सो मैं जो है आज का टॉपिक हमारा है कि ये कैसे जो है आप विद इन वन यूरोपियन कंट्री टू अनदर यूरोपियन कंट्री के अंदर जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। सो थैंक यू नेल्सन वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया और आज हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। हंगरी से आपने नॉर्वे के अंदर जॉब कैसे ढूंढी? या मैंने एक्चुअली मैं प्रेफरेंस प्रेफरेंस यही दूंगा सबको कि आप ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन ढूंढें, क्योंकि आज कल का जो बेस्ट वे है जॉब ढूंढने का, स्टडी करने का, ट्रैवल करने का, कुछ भी है वो ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम चल रहा है, तो आप ज़रूर ऑनलाइन देखें। उसमें यह है कि ऑनलाइन ना काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी आईडीज बनाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को पूरे तरतीब से लिखते हैं और देन आप जॉब अप्लाई करते हैं। तो जो नॉर्वे में है, जो नॉर्वे का अपना है वो है fin.no। fin.no और नो का मतलब है नॉर्वे, ओके बिकॉज NO। ओके, हम जो है ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। सो फर्दर कर लो। और सेकंड मैं प्रेफर करता हूँ लिंक्डइन को, जो इंटरनेशनल है और वो ऑलमोस्ट आप सबको पता है। तो आप अपनी आईडीज वहाँ पे बनाएं, अपना एक्सपीरियंस बनाएं और फिर आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने हर चीज़ पूरी एक्सप्लेन करनी होती है, अपनी एजुकेशन को, अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस लेके करंट एक्सपीरियंस को। तो दैट इज़ हाउ यू कैन अप्लाई। तो मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम जॉब्स तो अप्लाई करते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जॉब जो है वो कितनी कैसे अप्लाई करनी है। आपने जो है ये बताएं कि आपने हंगरी से जब नॉर्वे के लिए जो है जॉब्स अप्लाई की थी, जो बच्चे जो नॉर्वे आना चाहते हैं वो किस तरह से जॉब्स अप्लाई की थी और जो है कितनी जॉब्स अप्लाई की थी, तो आपको ये इसका एक्सपीरियंस हाँ, ये बताएं थोड़ा जरा। क्वेश्चन मजे का है, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके मैंने अगर 10 की होंगी तो जैसे मतलब मुझे 8-9 ने तो रिप्लाई किया था। वाओ, यू आर लकी। या और मुझे अभी मैं मेंशन नहीं करूँगा कि कितनी कंट्रीज में मैंने अप्लाई किया और मुझे मिला, लेकिन मैंने नॉर्वे में एक अभी की थी और आगे मैंने और करनी थी और उन पहली वालों ने ही मुझे हायर किया था। क्या वाकई? Yeah, आर यू सीरियस? yeah. वाओ। सो आपने एक नॉर्वे में जॉब अप्लाई की और उसी ने आपको रख लिया? हाँ, लेकिन आप समटाइम आपने नेवर गिव अप, समटाइम यू हैव टू अप्लाई तो लाइक। आपकी जो शेफ की फील्ड है, क्या शेफ की इतनी डिमांड है कि आपने जो है नॉर्वे में जॉब्स अप्लाई की? बहुत और कहाँ डिमांड। कहाँ आपने जॉब्स अप्लाई की थी? मैंने फिनलैंड में भी की थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे जॉब मिल गई थी। डेनमार्क में भी आई मिल एम गई नॉट थी। सरप्राइज नाउ। अभी करंटली हम स्वीडन में हैं और जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ पे भी मिल गई थी। यहाँ पे मुझे तकरीबन दो तीन तीन रेस्टोरेंट से मिल गई थी, लेकिन मैं कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने नॉर्वे को प्रेफरेंस दी। ओके, सो ये देखिए ये एक शेफ़ है और एक्सपर्टीज़ है शेफ़ की फील्ड में। और अगर आप भी देखें, अगर आपका भी किसी तरह का स्किल, आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो बड़े बच्चों के लोगों के जहन में होता है कि लैंग्वेज है या जॉब नहीं मिल सकती। अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में हैं तो आपको उस कंट्री में वीज़ा नहीं मिल सकता या जॉब नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सकती। तो देखें, अगर आप ट्राई करें, रेज्यूमे अच्छी बनाएं तो देन यू कैन गेट इट। अब मुझे ये बताएं कि रेज्यूमे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि बड़े बच्चे होते हैं जो जॉब्स तो अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके रेज्यूमे ऐसा क्या था कि जहाँ जॉब अप्लाई करते थे आपको मिल जाती थी? क्योंकि शेफ तो बहुत ज़्यादा हैं जो अप्लाई करते हैं लेकिन हर किसी को नहीं मिलती जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़्यादा गहराई में ना जाए, आप जितना ज़्यादा उस पर लिखेंगे वो रेज्यूमे उसको दिन में 10 रेज्यूमे आ रही होती हैं, तो वो 10 जब आप उसको मिलती है तो वो मतलब सारा नहीं पढ़ पाता।
तो आप जब अपनी रेज्यूमे सेंड करते हैं आप उसमें स्पेसिफिक चीज़ें लिखें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने इस रेस्टोरेंट में काम किया था, तो मैं उसका लिखूंगा कि कब से लेके कब तक किया था। उसमें मैंने फॉर एग्जांपल ये नहीं बताना कि मैंने दिन में 10 चीज़ें बनाता था। मैंने जस्ट उनको ये एक्सप्लेन करना है कि मैं किस किस कंट्री की डिशेस बनाता था वहाँ पे। सिंपल फिनिश। देन सेकंड, किस जगह पे आपने काम किया, उसके बारे में भी सेम यही लिखना है। तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उसको इजी और सिंपल बनाना है, पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा करनी है। और इसके अलावा आप अपने लिंक्स भी दे सकते हैं उन अपनी रेज्यूमीज में जहाँ जहाँ आपने काम किया, क्योंकि उनके लिए कंप्यूटर पे इजी होता है, क्लिक करें और वो उसी टाइम उस रेस्टोरेंट या उस जो जिस जगह पे आपने पहले काम किया वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। और देन वो चेक करेंगे कि वाह इसने इस जगह पे काम किया, नाइस, यू नो। सो आप वो लिंक्स भी ज़रूर दें। और सेकेंडली आप कोशिश करें कि आप उसको इजी और सिंपल बनाएं पढ़ने वाले के लिए। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टिप है, जो बच्चे जो हैं वो रेज़्यूमे 3 सफ़ों की 4 सफ़ों की बना लेते हैं, लेकिन उनको जब वो देखते हैं कि यार मैंने तो रेज़्यूमे इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई, उनके लिए आजकल तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 4 पेजेस के रेज़्यूमे जब जब एक एम्प्लॉयर होता है वो जब पढ़ता है तो उसको कहता है यार मैंने काम की बात कहाँ पे है। तो आई थिंक सो योर सजेशन बच्चा जो इट विल वर्क, या इट विल वर्क, उन बच्चों के लिए जो सुन रहे हैं उनको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि टू दी पॉइंट बात करो। और ये मेरे लिए भी नॉलेजेबल बात है कि जिस कंपनी में काम किया उसका लिंक भी अगर आप दे देते हैं तो उनके लिए सर्च करना इजी हो जाएगा। ये वैसे मैंने अपने रेज़्यूमे में नहीं ऐड किया, लेकिन आई थिंक सो इज अ नाइस सजेशन। बिकॉज जब आप जस्ट जगह का नाम लिखते हैं ना तो वो समटाइम श्योर नहीं होते कि यार ये क्या जगह है कहाँ पे, लेकिन उनके लिए बहुत इजी होता है क्योंकि वो लैपटॉप उनके पास होता है, हाथ होता है, तो वो एक क्लिक करने से उनको कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ जरूर करें। तो देखिए आप यूरोप के अंदर अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मेक श्योर करें कि आपके रेज़्यूमे जो है वो टू दी पॉइंट हो, और साथ जो है अपनी स्किल्स जो हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखें। अच्छा, मुझे नॉर्वे के बारे में बताएं कि नॉर्वे में जो एक आपकी शेफ़ की फील्ड है, शेफ़ जैसे आपसे नहीं मैं पूछूंगा आपकी कितनी सैलरी है, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी जो है पर्सनल, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मली शेफ़ या रिलेटेड टू अदर स्किल वीज़ा जैसे कि और कोई प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है या कुछ और हो सकता है, उनकी नॉर्मली सैलरी पर मंथ आप में जो है वो अगर यूरो में है तो बेस्ट है तो बता दें। मुझे ज़्यादा मतलब दूसरी फील्ड्स का तो नहीं पता, अगर मैं लेकिन रेस्टोरेंट फील्ड में जाऊँ तो जो बिगिनर्स हैं वो मतलब उनकी सैलरी होगी 3,500 तक, लेकिन या और बट जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 5,000 यूरो तक भी कमाते हैं पर मंथ। हाँ, ऊपर भी जाता है लेकिन 5,000 यूरो मस्ट होते हैं। दैट्स अ बंच ऑफ मनी। या और ये डिपेंड भी करता है आप कहाँ पे कर रहे हैं, आप बड़ी सिटी में कर रहे हैं या छोटी मतलब किसी टाउन में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी सिटीज़ की। और टैक्स कितना है वैसे? टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पहले साल काम करते हैं आप थोड़ा कम भी टैक्स दे सकते हैं 25%, बट आफ्टर दैट आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। कितने परसेंट? और वो होता है 32 to 35%। ओके। और मुझे ये बताएं कि लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादा नहीं है बैरियर, बट ऑफ कोर्स अगर आप मतलब इमेजिन करें आप जिस कंट्री में भी ये सुन रहे हैं, अगर आपकी कंट्री में कोई आए और वो उस जबान से बात करे तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऑफ कोर्स। सो वहाँ पे जो इंग्लिश रेशो है लोगों के बोलने की वो बहुत अच्छी है। उधर ऑलमोस्ट हर बंदा इंग्लिश बोलता है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बट मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जाके नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखें, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है कि आप नॉर्वेजियन सीखें। ओके, सो पीआर कितने साल में मिल जाता है? पीआर पूरे 3 साल के बाद। अगर आप वर्क परमिट में 3 साल में वर्क पीआर मिल जाएगा। आपको 3 साल में। सो मुझे ये बताएं कि नॉर्वे के अंदर फॉर एग्जांपल आप कितनी की सेविंग कर सकते हैं अगर आप यहाँ लिविंग एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, कुछ इसके बारे में? नॉर्वे जो लिविंग के लिहाज से वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप छोटे टाउन्स में काम करते हैं वहाँ पे रहते हैं तो आपको 1,000 यूरो में मतलब आपका हो जाता है 1,000 यूरो में विद यूटिलिटीज। बट अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ ओस्लो, एंड वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो मे भी आपको 16 to 20,000 नॉर्वेजियन क्राउन्स पे करना पड़े, जो तकरीबन 1,800 से 2,000 यूरो है। ओके। तो आप जो घर है वो आपके काफ़ी मतलब सैलरी को इफेक्ट करता है। हाँ, ये जो घर होते हैं यहाँ पे स्पेशली यूरोप के अंदर कहीं भी,
और सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चंक जो आपकी सैलरी का और बनता है। इसमें ये नहीं है कि मतलब वो एक्सपेंसिव है, घर भी बहुत अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड इनका बहुत अच्छा है। और इसी वजह से इनके घरों के स्टैंडर्ड, इनको घरों की लोकेशंस, इनके घरों के बाहर से लेके अंदर तक जो मतलब खूबसूरती है, जो घर के फर्नीचर है, हर चीज़ वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से बनी हुई है। दैट्स व्हाई एक्सपेंसिव। सो मुझे ये बताएं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर वर्क परमिट, हम नॉर्वे के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब नॉर्वे के अंदर जब आपने वर्क परमिट अप्लाई किया तो आपका इंटरव्यू हुआ था, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे? डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई करें। अगर आप यूरोप से करें तो आपका इंटरव्यू नहीं होता, बट आपको सिर्फ एम्बेसी में जाके सबमिट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट। तो मुझे बताएं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने अटैच किए थे? डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, विच इज़ वेरी कंपल्सरी। एंड देन उसके बाद इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपने एम्प्लॉयर से। ओके। और आल्सो एम्प्लॉयर को ये भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं एम्बेसी को, कि उनको इस टाइप का बंदा जो वो जिसको वो नॉर्वे ला के उनसे काम करवाना चाह रहे हैं, वो ना नॉर्वे में है और ना वो यूरोपियन यूनियन में है। मतलब वो ये खास बंदा है जो मतलब इसी के पास स्किल्स हैं। वो नॉर्वे में उनको ऐसा बंदा अभी तक नहीं मिला, और ना ही उन्हें ईयू में मतलब यूरोपियन यूनियन में मिला। तो ये भी उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। सो मैंने नॉर्वे की इमिग्रेशन के वेबसाइट पे ये देखा था कि जो आपकी एजुकेशन हो, क्वालिफिकेशन हो, उसी के बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, या अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर है, तो अगर आपको वो जॉब मिलेगी देन ही आपको स्किल वीज़ा मिलेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे दो चीज़ें मांगते हैं, दो में से एक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट, एजुकेशन हो उस फील्ड से रिलेटेड। ओके। अगर आपके पास वो नहीं है तो सेकंड, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड। और जो फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो 7 इयर्स का मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप की एजुकेशन है तो आपके बैचलर्स तो मस्ट होना चाहिए, अगर मास्टर है तो वो प्लस है उस फील्ड में। मीन्स फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान इंडिया से किसी बच्चे ने अप्लाई किया और उसकी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो उसको जो है वो अगर उसको रिलेटेड टू फील्ड जॉब मिलेगी तो उसको स्किल वीज़ा मिल जाएगा, वो स्किल्ड वर्किंग वीज़ा मिलेगा। अगर उसकी फॉर एग्जांपल अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसने किया, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल जाती है, तो उसको 7 इयर्स का देन उसको एक्सपीरियंस देन या द पर्सन हैज टू शो, उस आदमी उस पर्सन को शो करना पड़ेगा कि उसके पास मिनिमम 7 ईयर का। अगर उसके पास 7 से नीचे हुआ तो क्या? डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब इट्स बेटर टू डोंट टेक रिस्क, सो मेक श्योर यू हैव 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। अभी मेरी नेल्सन से बात हो रही थी, इसने मुझे बताया था कि जो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप नॉर्वे की देखें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपका एक्सपीरियंस, अगर आपका पास डिग्री नहीं है और अगर आपको जॉब जो है डिफरेंट फील्ड की मिली है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसका जो वीज़े के चांसेस है रिजेक्शन के वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे नॉर्वे लिखा हुआ है। एनीवे, सो मुझे ये बताएं कि नॉर्वे की जो वर्क परमिट है उसकी आप बता रहे थे कि बहुत एक्सपेंसिव एप्लीकेशन फ़ीस है। कितनी वो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी नॉर्वे की? जो मैंने पे की थी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट वो थे कोई 6,000 क्राउन्स, 6,500 या 6,500, जो बनते हैं तकरीबन 650 यूरो। 650 यूरो एप्लीकेशन फीस? हाँ, 600 यूरो, 650 यूरो। तो ये मैंने यूरोप में पे की थी। चलिए, थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें टाइम दिया। सो अगर मैं इसका कंक्लूजन बताऊं तो कंक्लूजन ये है कि आप यूरोप से वन कंट्री टू अनदर आ सकते हैं। नेल्सन ने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, ये अप्लाइड जॉब बाय हिमसेल्फ, और उसने जो है अपनी रेज़्यूमे स्पेसिफिक बनाई जो हमने अभी सीखा। उसने जो है वो इंटरव्यूज जो है उसने बिल्कुल अच्छा दिया, उसने अपना स्किल अच्छा बेहतर बनाया, एंड देन ही अप्लाइड द जॉब। और जो उसने एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी आपने सुना। इंटरव्यूज़ का यूरोप के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं नहीं होता, लेकिन उसके मुताबिक अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में हैं तो शायद हो सकता है, आप उनके वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आपकी फील्ड की रिलेटेड जॉब है तो दैन स्किल वीज़ा जल्दी मिल जाता है नॉर्वे में, लेकिन अगर आप दूसरी फील्ड में है तो अगर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है दैन इट्स वेल फॉर यू। सो अगर आपको देखिए नॉर्वे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर ज़रूरी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन बाकी कंट्रीज़ में भी सिमिलर टाइप की हो जाती हैं, ये प्रेफर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, इट विल अप्रिशिएट मी। थैंक यू नेल्सन वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया और अपना Welcome, नॉलेज yeah. शेयर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और दुनिया भर में जो है वो एक नॉलेज जो है वो उसका गैप है। उसकी गैप ये है कि जो नॉलेज देने वाले हैं वो उस कंट्री में नहीं होते या उनका एक्सपीरियंस नहीं होता और वो नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं विदाउट बीइंग देयर। तो ये वहाँ पे उन्होंने रहा, वर्क परमिट भी खुद मैनेज किया, अप्लाई भी किए, एम्बेसीज भी खुद किए, तो सक्सेस उन्होंने हासिल की। So thank you so much Nelson, and so see you guys in the next video. Hope you like the video. Take care.